फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ टेबल टू शो रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़। एक ऐसा टेबल लेना है जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली बात, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़नेबल एस्टिमेट्स यानी कि जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, जो उसकी मैथमेटिकल वैल्यूज़ है, उसको हम लोगों ने उसमें देना है। तो इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉलम में लिखना होगा फिजिकल क्वांटिटी, देन उस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल, जो उसकी अप्रॉक्सीमेट या एस्टिमेट वैल्यू है वो, और एंड पे उसका यूनिट। तब जाकर आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसका सिंबल है स्मॉल जी। ये स्मॉल और कैपिटल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्मॉल जी सिंबल है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी है 9.8 और यूनिट इसका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम सिंबलाइज करते हैं सी से, ये भी स्मॉल सी है और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। यूनिट इसका है मीटर पर सेकंड। इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पी नहीं है, ये आप लोगों ने लिखना भी पी नहीं है, इसको थोड़ा सा टिल्ट रखना है ताकि ये रो लगे। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी है 1000। यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तीन वैल्यूज़, तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ जब आप तीन एस्पेक्ट से लिखेंगे तो आपके नंबर फुल होंगे, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आपको कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ दी हुई हैं इस क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। उसको आपने बेस क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है फोर्स। अब हम इसको देख लेते हैं। फोर्स का जो डिराइव्ड यूनिट है हमारे पास वो है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स का डिराइव्ड यूनिट न्यूटन है, लेकिन हमने इसका बेस यूनिट बताना है। तो बेस यूनिट हम इस तरह से बताएंगे कि सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे F = m। ये फोर्स का फॉर्मूला है। अब ये जो m है इसमें, ये किलोग्राम में हमारे पास वो होता है, कैलकुलेट होता है। और जो एक्सेलरेशन है इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m का यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो यही इसका बेस यूनिट है, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट न्यूटन है और जब हम इसका फार्मूला ओपन करके इसके यूनिट्स लिखेंगे तो वो न्यूटन जो है वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर्स में आ जाएगा। तो इसलिए हम एंड पे इसका इस तरह से आंसर लिख देंगे, इन बेस यूनिट्स दिस बिकम्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन पार्ट बी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो डिराइव्ड यूनिट गिवन है वो है वर्क का और इसका हमने बेस यूनिट निकालना है। तो यूनिट वर्क का है जूल, लेकिन ये जूल भी डायरेक्टली डिराइव्ड नहीं है। असल में जूल न्यूटन और मीटर से बना है, ठीक है। J = न्यूटन मीटर, ठीक है। क्योंकि वर्क जो है ना वो फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके आता है। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन और डिस्टेंस का है मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम अगेन जूल में डिराइव करते हैं। इसका बेस यूनिट हम कैसे, न्यूटन का भी अभी हम लोगों ने निकाला F = ma से, तो वो हमारे पास आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब ये स्क्वायर नहीं था हमारे पास। अब जब ये वाला m इसके साथ मज़ीद मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है पावर। पावर का यूनिट हमारे पास है वॉट। इसी तरह से वॉट भी डायरेक्टली डिराइव नहीं है, इसको भी हम लोगों ने जूल की तरह डिराइव किया हुआ है। कि वॉट ये है ना कि जब वर्क डन जूल में हो और जो टाइम हो वो सेकंड में हो, वर्क डन जूल में हो और टाइम सेकंड में हो, तो उसको हम वॉट कहते हैं। जूल पर सेकंड को हम वॉट कहते हैं। तो अभी अभी जब हमने जूल की वैल्यू निकाली तो वो हमारे पास है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस तरह हम लोग कनेक्टेड आ रहे हैं। अगर ये कनेक्टेड नहीं होंगे तो आप दोबारा से इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जूल को आप दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। वैसे हमने यहाँ पर किए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया तो हम जूल की जगह डायरेक्टली वही पुट कर देंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जूल का हो गया। देन ये वाला जो एस है ना, ये एस है, इसको हम ऐसे ही सेकंड पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये एस स्क्वायर और ये एस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये एस क्यूब बनेगा। तो इसका जो बेस यूनिट है वो हमारे पास है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। पावर का बेस यूनिट ये है। डिराइव्ड यूनिट वॉट ही है और वो हम यूज़ भी वही करेंगे, लेकिन इसका बेस यूनिट क्वेश्चन में डिमांड है, इसलिए आपने इस तरह लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर का जो यूनिट हमारे पास है वो है पास्कल। डिराइव्ड यूनिट इसका है पास्कल। अब पास्कल किस तरह से डिराइव हुआ है? प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। और एरिया का जो हम निकालते हैं वो होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो गया, पर यूनिट का मतलब है कि डिवाइड में जा रहा है। तो प्रेशर हमारे पास अगर पी से रिप्रेजेंट हो रहा है तो प्रेशर हमारे पास पास्कल में है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी पास्कल लिखेंगे, पी नहीं लिखेंगे, क्योंकि पी लिखेंगे तो फिर हम फोर्स को एफ और एरिया को ए से लिखेंगे। प्रेशर को हम पास्कल में लिखेंगे, फोर्स न्यूटन है और एरिया मीटर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। अब हम इससे बेस यूनिट निकालेंगे। तो जो न्यूटन है ये होता है किलोग्राम मीटर, ठीक है। और जो स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, ये एम कैंसिल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, एक एम इससे कैंसिल हो जाएगा। और एरिया मीटर स्क्वायर है तो ये एस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये इसका बेस यूनिट आ गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा काउंट होता है, कैलकुलेट होता है कूलम्स में, ठीक है। इसका बेस यूनिट है ए डॉट एस। ए है एम्पेयर, एस है टाइम। ए एम्पेयर जो करंट का यूनिट है, ठीक है। आई से करंट रिप्रेजेंट होता है और ए से उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, उसको हम बेसिकली आई मल्टीप्लाई बाय टी लेते हैं, ठीक है। आई मल्टीप्लाई बाय टी, ये बेशक यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो आई मल्टीप्लाई बाई टी उसका फार्मूला है। तो आई जो है ये हमारे पास एम्पेयर में कैलकुलेट होता है, टी का जो यूनिट है वो हमारे पास है सेकेंड्स। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है ए डॉट एस, ठीक है। तो यही इसका जो डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि एम्पेयर को हम लोग फर्दर किसी और चीज़ में नहीं वो कर सकते, मज़ीद इसका बेस यूनिट कोई नहीं है, बस टाइम का सेकेंड्स है, एम्पेयर का यही है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी रेजोल्यूशन स्मॉलेस्ट हो, हम उसको ही क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना आपने पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। जब आप पॉइंट्स में आंसर देते हो तो उसका एग्जामिनर पर अच्छा असर पड़ता है और वो आपको फुल मार्क्स देता है, बजाय इसके कि आप पूरा पैराग्राफ वहाँ पर लिखा हो और उसमें कोई एक भी काम की बात ना हो। पूरे पैराग्राफ लिखने के बजाय आप उसको प्रिसाइजली अच्छी सी हेडिंग्स दें, उनको मार्कर से लिखें, उनके पॉइंट्स पेन से लिखें, ताकि वो अच्छा नज़र आए और उसके जो पॉइंट्स जो आप आंसर देना चाह रहे हो वो अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से पहले बताना है कि वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। उसकी फ़र्स्ट वजह है प्रिसीजन, ठीक है। डिटेक्ट्स फाइनर चेंजेस, जो भी उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं ना उसको बहुत फाइनली वो डिटेक्ट करता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट का जब रेजोल्यूशन स्मॉल होता है। एरर रिडक्शन, जो एरर होता है उसमें कमी आ जाती है। मिनिमाइजेज मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, जो भी उसकी अनसर्टेनिटी होती है कैलकुलेशन में उसको ये मिनिमाइज़ कर देता है। डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी ये है कि जो स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन के वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वो ज़्यादा डिटेल कवर कर लेते हैं, ठीक है। आप एक इंचेस वाले स्केल से अपना कोई वो लें, कोई वैल्यू लें और आप उसको मज़ीद प्रिसाइजली सेंटीमीटर से लें, आपके पास बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट इसका है कैलिब्रेशन एक्यूरेसी, एडजस्ट मोर प्रिसाइजली। इसका जो प्रिसीजन है इसका रेट हाई होता है। सेंसिटिविटी, डिटेक्ट स्मॉल फ्लक्चुएशन, अगर उसमें 1 सेंटीमीटर का भी फ़र्क आ रहा है ना तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। और लास्ट इसकी है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इंश्योर्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। कंसिस्टेंट यानी जो सारे जो मीन वैल्यू आ जाती है ना कंसिस्टेंसी उसमें होती है, उसको हम कहते हैं इंश्योर कंसिस्टेंसी रिजल्ट। तो इस तरह से आपने इसका आंसर कंप्लीट लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स इन एन एक्सपेरिमेंट। यानी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप ज़्यादा वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप क्यों ज़्यादा वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हो, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स, ठीक है, आप जब ज़्यादा रीडिंग्स लोगे, ज़्यादा वैल्यूज़ लोगे इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। अब यहाँ पर आप सिर्फ इसकी हेडिंग्स भी लिख सकते हो, अगर ये एक पॉइंट मेंशन करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, दोनों तरह से आपका आंसर कंप्लीट है। तो समझने के लिए पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, वैसे अगर आप सिर्फ हेडिंग्स लिखना चाहते हो तो इट्स गुड। फर्स्ट है रिड्यूसेस रैंडम एरर। रैंडम एरर वो होते हैं जो हमसे किसी भी एटमॉस्फेरिक गलती नहीं होती, कोई भी सिस्टमेटिक गलती नहीं होती, आपके प्रोसीजर में कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी आपसे अगर वैल्यू लेने में कोई मिस्टेक हो जाती है या आप उसको गलत आई लेवल से देखते हैं तो उसका जो रैंडम एरर होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है जब ज़्यादा सारी रीडिंग्स ली जाती हैं। इम्प्रूव्स एक्यूरेसी, जो भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी है कि ये जो है ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, इसको एक्यूरेसी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा रीडिंग्स लेने से हमें ये पता चल जाता है कि जो ट्रू वैल्यू है ये उसके कितने क्लोज आ रहा है हमारी वैल्यूज़। इंक्रीजेज रिलायबिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड्स अ बेटर एस्टिमेट ऑफ मेजरमेंट कंसिस्टेंसी, जो आप बार बार रीडिंग्स ले रहे हो उसका कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाइज आउटलायर्स, हेल्प डिटेक्ट एंड एक्सक्लूड एनोमलस डाटा पॉइंट्स, जो डाटा में वो पॉइंट्स जो आपके एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है उनको आप हटा सकते हैं इस तरह की रीडिंग ज़्यादा लेकर। इन्हेंसेस स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस इन रिजल्ट्स, ये भी इसका एक ट्रू वो है, इम्पोर्टेंस है। आप इसमें से कोई से 3-4 लिख सकते हैं, सारे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रोवाइड्स बेटर एवरेजेस, जब आप ज़्यादा सारी वैल्यूज़ लेंगे तो एवरेज हम इस तरह से लेते हैं कि सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, इस तरह जो हमारा रिजल्ट होता है वो मोर प्रिसाइज आता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट लिख दें क्योंकि ये इसके बगैर तो कोई पेपर ही नहीं बनता और इसमें लोग बहुत ज़्यादा मार्क्स लूज़ करते हैं। वजह यह है कि उनको प्रिसीजन और एक्यूरेसी में जो मेन डिफरेंस है उसकी बात समझ नहीं आई होती। उनको रिजल्ट्स दिए जाते हैं, वो ये नहीं बता सकते कि ये प्रिसाइज है या ये एक्यूरेट है। तो आपने इसको डीपली समझना है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे एस्पेक्ट से इसको एक्सप्लेन किया, आप इसमें से कोई से 3 या 4 पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। फर्स्ट एस्पेक्ट है इसका डेफिनेशन। प्रिसीजन ये है कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितनी आप लोग मेजरमेंट्स ले रहे हैं ना, रिज़ल्ट 1, रिज़ल्ट 2, रिज़ल्ट 3, वो एक दूसरे के कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। वो जो है अगर एक बार 9.1 आ रहा है तो अगली बार 9.0 आए, फिर 9.2 आए। ये नहीं है कि एक बार 3.5 आ रहा है अगली बार 5.4 आ रहा है, ये बिल्कुल भी प्रिसाइज वैल्यूज़ नहीं है। एक्यूरेसी ये है कि जो करेक्ट वैल्यू है, असल में जो वैल्यू हमारे पास ट्रू वैल्यू है हमें गिवन दी हुई है, ये उसके कितना क्लोज आ रहा है, हमारा जो आंसर है ये उसके कितना क्लोज आ रहा है। ये वर्ड इसमें हमेशा यूज़ करना है कि एक्यूरेसी क्लोजनेस को कहते हैं, जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू के साथ जो भी क्लोजनेस है उसको एक्यूरेसी कहते हैं। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे फोकस। तो जो ये है प्रिसीजन, इसका फोकस है रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, ज़्यादा सारे रिजल्ट्स लेना और उससे फिर एवरेज निकालना, इसको प्रिसीजन कहते हैं। जबकि एक्यूरेसी है करेक्टनेस, कि आपका रिज़ल्ट कितना ठीक है। मेजरमेंट जो है कि हाउ क्लोज मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर, जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं ना, जो अभी मैंने आपको बताया 9.1, 9.0, 9.2, वो एक दूसरे के कितना क्लोज है, 9.0 9.1 के कितना क्लोज है। जबकि एक्यूरेसी में हम ये देखते हैं कि जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं वो एक्यूरेट वैल्यू के कितना क्लोज है, वो आपस में कितना क्लोज है ये नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि वो जो हमारे पास करेक्ट वैल्यू है उसके कितना क्लोज है। अगर आपको करेक्ट वैल्यू दी हुई है 9.8, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और आप उसके लिए वैल्यूज़ ले रहे हो, तो आपका अगर 9.81 आंसर आता है तो आप ये देखोगे कि आपका कितना एक्यूरेट आंसर आया, उसका परसेंटेज निकालेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन की, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो स्मॉल g है, इसकी वैल्यू 9.8 है। ये सबसे आसान है, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को चूज़ किया। तो हम लोग अगर इसके लिए वैल्यूज़ लेते हैं ना 9.78, ठीक है, 9.78 ले लेते हैं, 9.79 ये हमारे एक्सपेरिमेंट का डेटा है, ठीक है, 9.77। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 9.8 जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये उसके करीब तो नहीं है ना, 9.7 इतना दूर है 9.81 से। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि 9.78, 9.79, 9.77 ये आपस में बहुत क्लोज हैं। इनके आपस में जो क्लोज है, इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये वैल्यूज़ प्रिसाइज हैं, कंसिस्टेंट हैं, ये वैल्यूज़ प्रिसाइज हैं, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी इसमें ये होगी कि जब हमारे डाटा में आएगा 9.81, 9.80, 9.82, ये वैल्यूज़ अब आपस में रिलेटेबल है या नहीं है, लेकिन ये जो करेक्ट वैल्यू है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसके बहुत क्लोज है, इसलिए ये वैल्यूज़ एक्यूरेट हैं, ठीक है। ट्रू वैल्यू हमारे पास 9.81 है, ठीक है, इसको आपने मेंशन करना है और ये उसके आपके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट हैं। तो इस तरह से ये एक्यूरेट है। एरर टाइप जो है वो इसमें प्रिसीजन में रैंडम एरर आता है, ठीक है, और एक्यूरेसी में सिस्टमेटिक एरर आता है। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। उम्मीद है आपको ये सब आंसर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? तो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन स्टेट दैट ऑल टर्म्स इन अ वैलिड फिजिकल इक्वेशन, वैलिड फिजिकल इक्वेशन यानी जो इक्वेशन आपके पास डायमेंशनली करेक्ट हो, ठीक है। एक इक्वेशन तभी करेक्ट होती है जब उसके डायमेंशंस करेक्ट होते हैं। मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस, इट इंश्योर्स डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, जो लेफ्ट हैंड साइड पर डायमेंशन है वो जो राइट हैंड साइड पर डायमेंशन है वो इंश्योर यानी वो ठीक है। एंड इज़ यूज टू वेरीफाई इक्वेशंस एंड डिराइव रिलेशनशिप्स, वेरीफाई इक्वेशंस यानी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, डिराइव रिलेशनशिप्स, जब आपके डायमेंशंस करेक्ट होंगे तो आप उससे मज़ीद वैल्यूज़ बना सकते हैं बिटवीन क्वान्टिटीज़। अब यहाँ से हम लोग इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फोर्स है, ठीक है, F इज़ इक्वल्स टू एम ए। एफ़ का भी अगर आप लोग डायमेंशन निकालें तो एम एल टी माइनस 2 निकलेगा, और अगर एम ए का निकाल, एम का एम ही होता है, ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 होता है, तो वो भी हमारे पास सेम ही रहेगा। इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल इज़ थ्रोन इन द एयर एंड 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स आर इंडिविजुअली मेजरिंग इट्स टाइम इट टेक्स टू फॉल बैक डाउन यूजिंग स्टॉप वॉचेस। अब एक बॉल को उन्होंने ऊपर फेंका है और 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो 5 है ना, ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हैं। उसका रिज़ल्ट ले रहे हैं जो कि फ़र्स्ट है 6.0 से नहीं 6.2 सेकेंड, 6.0, 6.4, 6.1 एंड 5.8 सेकेंड्स, ठीक है। इसमें हम लोगों ने अनसर्टेनिटी बतानी है और जो रिज़ल्टिंग टाइम है यानी कि मीन टाइम हम लोग क्या ले सकते हैं वो बताना है। इसको हम सॉल्व इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम ले लेंगे मीन टाइम, जो सारे हमारे पास टाइम्स आ रहे हैं स्टॉप वॉचेस के ज़रिए, हम उसका एक मीन टाइम निकाल लेंगे। वो किस तरह से निकालेंगे कि नंबर ऑफ़, सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ़ टाइम्स, ठीक है, एस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टाइम्स। जो 5 स्टूडेंट्स थे वो कैलकुलेट कर रहे थे टाइम, तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, और जब हम इन सारों को प्लस करेंगे तो 30.5 आ जाएगा। तो जो हमारे पास मीन टाइम आ गया वो है 6.1 सेकेंड, ठीक है, मीन टाइम आ गया 6.1 सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग अब इसमें बताएंगे कि जो वो है ना अनसर्टेनिटी वो कितनी है। अनसर्टेनिटी हम इस तरह से बताएंगे, अब इसको गौर से समझें। अनसर्टेनिटी बताने के लिए आपने इस हर एक वैल्यू को इससे माइनस कर देना है, ठीक है। 6.2 माइनस 6.1 कर देना है, फिर 6.0 माइनस 6.1 कर देना है, देन 6.4 माइनस 6.1, 6.1 माइनस 6.1 और 5.8 माइनस 6.1। जो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे ना, फिर आपने उन सारों को प्लस, इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे 0.1, 0.1, 0.3, 0.0 और 0.3। देन आपने इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 करना है दोबारा से। जब हमारे पास मीन टाइम आ जाएगा
उसमें से हम हर एक टी को माइनस करेंगे, देन अगेन उसको हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। तो नंबर हमारे पास स्टूडेंट थे 5, तो ये हमारे पास आ गया 0.16। 0.16 हमारे पास इसकी अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है, अनसर्टेनिटी हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 0.16 को 0.2 के। ठीक है, अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो वो इस तरह होगा कि मीन टाइम प्लस अनसर्टेनिटी। मीन टाइम हमने अभी अभी निकाला 6.1 सेकेंड था और अनसर्टेनिटी 0.22 सेकेंड्स को हम लोगों ने राउंड ऑफ कर दिया। तो इस तरह से इसका हम लोगों ने टाइम जो है वो एक्सप्रेस जो होगा वो इस तरह से होगा 6.1 प्लस माइनस 0.22, और ये क्योंकि टाइम है तो इसके हमेशा यूनिट आएगा सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू HF। ये आपको उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H वेयर F इज़ द फ्रीक्वेंसी। F जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी है, और H जो है हमने इसके डायमेंशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले हम E के डायमेंशन निकालेंगे। तो ये वैसे तो हमारे रफ वर्क में आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखा दूँ कि E के डायमेंशंस आप किस तरह निकालेंगे। तो E हमारे पास यहाँ पे है एनर्जी, और इसका फॉर्मूला है वही जो हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ½ mv²। अब यहाँ पर ये जो 1/2 है ना, इसकी डायमेंशंस नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यूज़ की डायमेंशंस नहीं होती। सिर्फ ये जो mv² है हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे, वही हमारी E की भी डायमेंशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर m जो है वो मैस है और v वेलोसिटी है। तो m का जो डायमेंशन है वो तो सीधा सीधा कैपिटल M आ जाएगा। v हमारे पास होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, d डिवाइडेड बाय t होता है। तो डिस्टेंस का जो हमारे पास है डायमेंशन वो होता है L। ठीक है, और टाइम का है t। तो ये t जब ऊपर जाएगा इसके साथ यहाँ पर, तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो ये LT-1 हो जाएगा। ये v की वो आ गई, वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। अब वेलोसिटी का यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम LT-1 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा L² t -2। -1 मल्टीप्लाई 2 से होगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फाइनली इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो E इज इक्वल्स टू mv²। m का जो डायमेंशन है वो है mv² का हमने निकाल लिया L² t -2। तो अब हम इसको mlt की फॉर्म में लिख देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा mL² t -2, जो कि पहले भी हुई है। तो ये हमने यहाँ से डायमेंशन निकाल ली एनर्जी की। अब हम इसको अपने आंसर में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आप लोग पेपर की साइड पर निकाल सकते हैं, या कॉपी में कर रहे हैं तो उसमें भी एक रफ वर्क का लाइन बना दें, क्योंकि आंसर का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको एनर्जी की जो डायमेंशन है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एनर्जी की जो डायमेंशन है वो लिख देंगे। उन्होंने हमसे कहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है F जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो ये हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है। इसका मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाय t, रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं 1 डिवाइडेड बाय t। t का डायमेंशन हमारे पास कैपिटल T है, जब ये t ऊपर जाएगा तो ये t-1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आ गया। और उन्होंने हमें फार्मूला दिया हुआ था E इज इक्वल्स टू HF। ठीक है, इससे हमने निकालना है ये H। तो H अगर हम एक साइड पर रख दें तो ये F जो है E के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इस फार्मूले से जो प्लैंक्स कांस्टेंट है H, उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब जो डायमेंशंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सरों पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, क्योंकि डायमेंशन जो होती है ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। कभी भी किसी डायमेंशन का आंसर अगर आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। डायमेंशन को रिप्रेजेंट ही स्क्वायर ब्रैकेट से किया जाता है। तो ई की लिखेंगे हम यहाँ पर mL² t -2। ये हम ई की डायमेंशन लिख दी और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं बंद की, ये हमने फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिख दी। अब जब ये t-1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ऊपर हमारे पास t की डायमेंशन -2 है, ये -1 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +1। तो यहाँ पर हमारे पास -2 + 1 सिर्फ रह जाएगा -1। ठीक है, तो mL² और t यहाँ -1 जब -2 के साथ जाके प्लस होगा तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ -1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट h की डायमेंशन आ गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये लेक्चर बहुत प्रिसाइजली तैयार किया गया है। ठीक है, आपके
आप अगर इस तरह से आंसर अपने बोर्ड के पेपर में देंगे तो कोई आपके नंबर काट ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि आंसर ठीक लिखते हैं लेकिन उनका लिखने का तरीका ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से उनका आंसर कोई पढ़ता नहीं है और फिर उनको मार्क्स नहीं मिलते। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको सारे आंसर्स बिल्कुल उस तरह लिखें जिस तरह के एग्जामिनर को चाहिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।